हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन का नाम जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। लेकिन इसमें जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो बुक के साथ साथ बुकेश नॉलेज के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट करके, मतलब हम देख के खुद से फील करके जो रूम के अंदर कुछ जो संसाधन हो सकते हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसमें हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन फिर भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्लोब हमारे पास है नहीं, किससे हम पृथ्वी बनाते हैं और कैसे, अगर समझ आएगा हमें उम्मीद है पूरी कि वो जरूर समझ में आएगा। तो अभी हमारी जो सीक्वेंस चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की, तो उसका थर्ड चैप्टर है, उसको डिस्कशन करना है हमें। तो अभी तो हम शुरुआत करते हैं। जब टॉपिक आएगा जिस टॉपिक पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो देखना है, हमने आँखों से समझना है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसकी हम समरी देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें स्टार्टिंग हम हमें बेसिक तो हमें पता ही है कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, जैसे घूर्णन, परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन वो होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर, जो सन के चारों ओर जो पृथ्वी घूर्णन करती है, जो घूमती है, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण, या रिवोल्यूशन, या रोटेशन। ये तो बेसिक हमें पहले पता था, इतना तो हम इसके अलावा अब जो आगे आएगा वो है हमारे काम का। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय सतह 66.5 डिग्री को, मतलब जो कक्षा बनती है सूर्य के चारों ओर, ये जो घूर्णन करती है सन के चारों ओर, तो जो एंगल जो बनाती है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई ये परिक्रमण करती है, अपने कक्षीय एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। और इस एंगल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल बोलते हैं। मतलब समझो आप, जैसे ये सन है और सन के जो चारों ओर जिस पथ में पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उस पथ को हम बोलते हैं कक्षा इसकी। और इस कक्ष में जो समतल पृथ्वी के द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कक्षीय समतल। इसमें जो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर वो 66.5 डिग्री झुकाव के साथ लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो अर्थ, हमने जो अर्थ बनाई है वो सोप करते हैं आपको। ये क्या दिख रहा है? वैसे हमारे पास रूम में बस यही मिला है। वैसे जब देखा जाए तो पृथ्वी अगर बिल्कुल गोल तो है नहीं, पृथ्वी अपने बिल्कुल गोल होती तो पृथ्वी का शेप ये होता, मतलब ऐसे, ये जो पॉइंट है अपर पॉइंट, डाउन पॉइंट। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ है। तो अपने अक्ष पर ये पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष और ये पृथ्वी बन गई। चलो इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये किसी काम का है नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। तो ये है हमारी पृथ्वी। आज की हमने जो पृथ्वी बनाई है ये है। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था इसको, लेकिन ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो रेखा हो गई, इस रेखा को बोलेंगे बीच से गुजरने वाली विषुवत रेखा। ये ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और नीचे जो होगी मकर रेखा। इसी से हम समझेंगे आज पृथ्वी की सारी गतियाँ और ऋतुएं कैसे बनती हैं, सब कुछ। तो पृथ्वी अपने अक्ष, पृथ्वी अब जिस अक्ष पर हम 23.5 डिग्री झुकी हुई इसको अक्ष बोलते हैं, और इसे अपने अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है साथ में। जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब ये सन है तो उसके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको सन मान ले तो सन से पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है। और जो जिस पथ में ये घूमती है ना उसको हम कक्षा बोलते हैं। और इसमें घूमते हुए ये सूर्य के सापेक्ष देखें तो खुद के अक्ष पे तो 23.5 झुकी हुई है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष देखेंगे तो 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई ये परिक्रमण करती है सूर्य के। तो यही है। और इसके बाद एक प्रदीप्त वर्त की परिभाषा दे रखी है। प्रतिदीप्त वर्त, ग्लोब पर वह भाग जो दिन एवं रात को विभाजित करता है, दिन एवं रात को विभाजित करता है उसको प्रतिदीप्त वर्त कहते हैं। कई कैसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये देखो, ये पृथ्वी है। चलो हमारी पृथ्वी इससे समझते हैं हम, हाथ से देखो। ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी है। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर दो। ये पृथ्वी हो गई, ये 23.5 डिग्री झुकाव के साथ झुकी हुई है, मतलब इसका जो मेन पॉइंट था। अब जैसे इस पर लाइट डालते हैं सूर्य से आने वाली जो प्रकाश इस पर गिरता है, जैसे अब प्रकाश कहाँ से लाएंगे? हम प्रकाश लाएंगे यहाँ से। लाइट बंद करना। अब समझते हैं। ये प्रतिदीप्त वर्त, ये क्या होता है? ये पृथ्वी है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, और ये इसके वो वे सेंटर पॉइंट हो गए। मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। अब पृथ्वी है कैसे? ये पृथ्वी है ऐसे, सूर्य का प्रकाश सामने से पड़ रहा है, तो वह भाग, अब इसमें देखो आप,
पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, गोले के समान है, जो कि मतलब हमने पढ़ा है कि उसका जियोड शेप है, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसके आधे भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और सूर्य की ओर वाला जो भाग होता है उसको दिन बोलते हैं। अब देखो, ग्लोब का वह वर्त, प्रतिदीप्त वर्त क्या होता है? एक नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है। प्रतिदीप्त वर्त क्या है? एक ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं प्रतिदीप्त वर्त। प्रतिदीप्त वर्त, यह वर्त अक्ष के साथ नहीं कम मिलता है, मतलब कि अक्ष जो है, अक्ष में जिस पर पृथ्वी डटी हुई है, मतलब पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री, और उसके साथ जो ध्रुव है, उस उसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ना, अक्ष, उसको ये उस पर नहीं टिका हुआ है। मतलब ये दिन और रात की अवधि ऐसी नहीं है कि अक्ष के सापेक्ष है, अक्ष के एक साइड में दिन नहीं, ये अलग होती है बिल्कुल। मतलब जिस भाग में दिन होता है, एक साइड में दिन होता है इसमें, और एक साइड में रात होता है, तो उसको हम प्रतिदीप्त वर्त बोलते हैं। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में, मतलब हम एक दिन बोलते हैं पृथ्वी का, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी का दिन बोला जाता है, उसमें कितने 24 घंटे पूरा करते हैं, और यही दैनिक गति होती है। अब इसको हमारे जो हमने बनाया है, जो हमने अर्थ बनाया है, ये देख सकते हो हमने अर्थ बनाई है, क्या है ये आप समझ, आपको पता चल जाएगा, आप सोच लेना क्या है ये। तो पृथ्वी वैसे ये ऐसे गोलाकार ऐसा होना चाहिए था, इसका बिल्कुल शेप गोल होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर चूंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री ऐसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे झुकी हुई है, ये ऐसे झुकी हुई है। ये मान के हमने पृथ्वी जो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। अक्ष क्या होता है, ये पोलर हो गए, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, और इस पे ही पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, जो एक घूर्णन पूरा करती है। मैं जैसे यहाँ से गई, यहाँ से देखते हैं हम, इसकी यहाँ इस पॉइंट से देखते हैं जैसे घूर्णन करते हुए, जैसे ये वापस यहाँ पे आएगी तो इसको 24 घंटे लगते हैं, और इसको बोलते हैं पृथ्वी का एक दिन, पृथ्वी का एक दिन। और प्रतिदीप वर्त क्या होता है? प्रतिदीप वर्त होता है, जैसे अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सामने से जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो जो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो इस भाग में तो पूरा पड़ जाएगा, सामने से आएगा। जैसे पृथ्वी का अक्ष हो गया यहाँ पे, पृथ्वी का अक्ष तो यहाँ से होके गुजर रहा है, इसको निकाल दो आप, ये किसी काम का नहीं है। पृथ्वी का अक्ष है ये, ऐसे देखेंगे पृथ्वी का अक्ष है, लेकिन जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है ऐसे पार्ट में, ऐसे ऐसे देखोगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे आ जाओ, ये जस्ट सामने वाला पृथ्वी के सूर्य के सामने वाले पार्ट में भी प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जबकि इसके जो पीछे वाला पार्ट है, इसके पीछे वाला पार्ट में बिल्कुल अंधेरा है। तो ये जो वर्त बनता है ना, ये जो वर्त जिसमें प्रकाश और दिन को जो डिवाइड करता है पृथ्वी पे, ये प्रकाश जो कि दिन और रात को विभाजित कर रहा है, पीछे वाला पार्ट जहाँ अंधेरा है और आगे का जहाँ पे उजाला है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिदीप्त वर्त। तो ये प्रतिदीप्त वर्त था। चलो डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो अक्ष अक्ष के सापेक्ष जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो ये इस प्रकार प्राप्त होता है कि इसके जो पीछे वाला साइड है उस पर अंधेरा, और सामने वाले साइड पे प्रकाश प्राप्त होता है, और इसको हम प्रतिदीप्त वर्त बोलते हैं। पर ने हमने पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति के बारे में, उसको बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी की जो दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में जो चक्कर लगाती है उसके चारों ओर, उसको परिक्रमण बोलते हैं। और पृथ्वी एक वर्ष में मतलब 365 दिन और 6 घंटे में यह एक चक्कर पूरा लगाती है। मतलब जो 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है ना, उसको हम साथ में नहीं लिखते, इसको ये जो 6 घंटा होता है ना, ये जुड़ता हुआ मतलब हर चौथे साल में एक पूरा दिन बन जाता है। और ये जो पूरा दिन होता है वो फरवरी माह में जो 29वां दिन होता है, हर 4 साल में एक बार आता है, तो उसके रूप में जुड़ जाता है। उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। वो जो ईयर होता है 366 मतलब 366 डे का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष कह देते हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, वो दीर्घ वर्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस कक्षा में चक्कर लगाते वक्त मतलब एक साल में 365 जो दिन होते हैं, इसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, मतलब इस परिक्रमण की वजह से गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में जो बट जाता है, मतलब सामान्यतः एक वर्ष किसी किसी में बढ़ जाता है, गर्मी में, सर्दी, वसंत, शरद। अब हम हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो बना हुआ ग्लोब है, उससे समझेंगे कि सर्दी कैसे, गर्मी कैसे और ऋतुएं कैसे बनती हैं, मतलब ये ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है उसकी स्थिति क्या रहती है। तो इसमें पहले तो इस बुक में देख लेते हैं, ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में, जो कक्षा होती है जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, और सूर्य के सापेक्ष देखो 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। मतलब ये जो इसका एंगल है, ऐसे ये वाला एंगल, ये सूर्य से और ये पृथ्वी का अक्ष, ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री के झुकाव के साथ
मतलब ऐसे कैसे रहती है, और अपने अक्ष पर ऐसे घूमती हुई, अपने अक्ष पर ऐसे, अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर जो घूमती है घूर्णन 24 घंटे में, और अपने अक्ष पर ऐसे घूमती हुई सूर्य के परिक्रमण करती है। और ये इसमें लग जाता है उसको 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं वापसी आने में। इस बीच में सर्दी गर्मी जो ऋतुएं बनती हैं, तो हम उसको समझते हैं। तो सीधा हमारे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, उसी से समझते हैं कि दक्षिण अयनांत क्या है, उत्तर अयनांत क्या है, शरद ऋतु कब बनती है, और विषु मतलब जो विषु कब बनता है, वसंत ऋतु कब बनती है। तो आते हैं सीधे उसी पे, उसी से समझते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले स्टार्ट जो करने वाले हैं, उसमें हम पहले हमने रिसोर्सेज दिखा देते, रिसर्च किया, ये हमने अर्थ बनाई है। जो अर्थ बेसिकली होनी ये चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी इसका लंबवत अक्ष, लेकिन ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसकी वजह से ये होती कैसे है, जैसे अगर ये होती तो ये होती है, ऐसे होती है ये इस प्रकार से। तो उसका लंबवत अक्ष जो अक्ष है उसको निकाल देते हैं। पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। तो ये जो बीच वाली लाइन है, जो बीच वाली जो लाइन हमने जो है वो है हमारी विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश होती है। और ऊपर वाली लाइन उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा, और जो नीचे वाली लाइन है उसको हम मानेंगे मकर रेखा। इससे हम जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो और जो हमने सन क्या रहेगा हमारा, सन के रूप में हम ये यूज़ करेंगे। सिर्फ मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च होगी वो यूज़ करेंगे, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो लाइट बंद रहेगी। फर्स्ट जो स्थिति देखते हैं हम, वो देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य कब होता है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, और सूर्य की जो किरणें होती हैं, जैसे सूर्य की किरणों को हमें इकट्ठा डालना हो, तो वो सूर्य की किरणें जब सीधे किस पे गिरती है, जब सूर्य की किरणें गिरती है ये मकर रेखा पर गिरते हैं। मकर रेखा पर गिरेंगी तो होगा क्या, इससे दिख रहा होगा, पूरा हमारा अर्थ हो गई। और सूर्य की किरणें जब दक्षिण गोलार्ध में तो मकर रेखा पर डालते हैं, ये ध्रुव हो गए। मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश डलेगा तो क्या होगा, मकर रेखा पर क्या होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश डलता है, इस स्थिति में जब यहाँ पे प्रकाश डलेगा सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे, तो यहाँ पे मकर रेखा के पास में इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़े दिन होंगे। और जो ऊपर की साइड में कर्क रेखा, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होगी, वहाँ पे मतलब सर्दी चल रही होगी। और सर्दी में जो सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर, मतलब जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, उस जो दिन होता है, जो सबसे बड़ा दिन होता है वहाँ को, जो 22 दिसंबर। और यहाँ पे कर्क रेखा में क्या होगा, इसकी जस्ट अपोजिट 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटे दिन होंगे। और इस स्थिति को कब बोले, इस स्थिति में क्या हो रहा है, देखो उत्तरी जो ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, इस पर क्या हो रखा है, इस पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ रहा, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहेगा, बहुत अंधेरा रहेगा। और इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु की जो 6 महीने रात होती है उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ पे 6 महीने रात। और जबकि दक्षिणी जो ध्रुव है उस पर कहीं ना कहीं, जैसे अब दोबारा देखोगे आप, इस पर प्रकाश डलेंगे, सीधा इस पर प्रकाश डलता है, किस पे, कर्क रेखा पर जब प्रकाश गिरता है, तो दक्षिण ध्रुव पर भी कुछ प्रकाश प्राप्त हो रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा दक्षिण ध्रुव। तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और ये 6 महीने चलती है, ये 6 महीने तक रहती है। इसलिए इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर इस टाइम पे 6 महीने तक दिन रहता है। अब इसके जस्ट जब पृथ्वी अपना परिक्रमण करते हुए जैसे जैसे ऐसे पृथ्वी ऐसे सूर्य के परिक्रमण करते हुए इस कंडीशन पे आती है, इस पे आएगी, जस्ट सामने आएगी सूर्य के टेम्बर की कंडीशन, मतलब ऐसे समझोगे आप मैं इसको। तो फिर से ये जो सूर्य का प्रकाश गिरेगा पृथ्वी के, वो विषुवत रेखा गिरने वाला है इस पार पे, ऐसे घूमते हुए पृथ्वी। जब 21 मार्च वाला दिन होता है, 21 मार्च के दिन क्या होता है, जो सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, वो विषुवत रेखा पर पड़ता है डायरेक्ट, मतलब विषुवत रेखा की लंबवत प्राप्त होती है। विषुवत रेखा पर इससे क्या होता है, विषुवत रेखा पर जब प्राप्त होंगी तो दोनों गोलार्धों में लगभग टेम्परेचर की दोनों में कमी रहेगी। मतलब ऊपर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी कर्क रेखा पर 21 मार्च को, और जब निचले जो गोलार्ध होगा, जो मतलब मकर रेखा के आसपास, यहाँ पे विषुव प्राप्त होगा। और फिर से परिक्रमण करती हुई पृथ्वी जैसे 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 अब मार्च से घूमती हुई परिक्रमण करती हुई जून में पहुँचेगी, तो जून में ऐसे पहुँचते, जून में जो कंडीशन होती है, तो सूर्य इस जस्ट ऐसे अपोजिट आ जाता है, जून में सूर्य ऐसे अपोजिट आ जाता है, इधर से पकड़ना इसको। और इस हाल में क्या रहेगा, पृथ्वी तो वैसे की वैसे अपनी झुकी उतनी रहेगी 23.5 डिग्री, लेकिन जैसे 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 इस साइड में आ जाएगी घूमती हुई पर सूर्य को पार करती हुई, तो सूर्य की किरणें होंगी ना, वो सीधी डायरेक्ट पड़ेंगी किस कर्क रेखा पे प्राप्त होंगी सूर्य की किरणें,
कर्क रेखा प्राप्त होंगी। अब देखो जो हमने कर्क रेखा पे गिरी थी तो उत्तरी ध्रुव पर क्या थी, रात थी, लेकिन अब यह यहाँ पे देखो, यहाँ से समझो, यहाँ से अगर समझोगे तो ये देखो कर्क रेखा पर जब सूर्य को प्रकाश गिर रहा है, देखो ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा पर पृथ्वी झुकी हुई 23.5 डिग्री के साथ, जो उत्तरी ध्रुव है ना उसके ऊपर भी प्रकाश की प्राप्ति जो उत्तरी ध्रुव है इस पर भी कुछ प्राप्त रोशनी प्राप्त हो रही है। तो जैसे जब सूर्य की जो किरणें होगी, जब सूर्य की जो रोशनी होती है ना वो सीधे प्राप्त होती है कब, 21 जून का जो दिन होगा जब कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें प्राप्त होंगी। और इस दिन क्या होगा, इस दिन कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। जबकि इसके जस्ट अपोजिट आएंगे तो दक्षिण जो गोलार्ध उसमें क्या कंडीशन रहने वाली है, मकर रेखा पर उस दिन सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि शीतली ध्रुव और दक्षिण गोलार्ध जो दक्षिण ध्रुव है उस पर 6 महीने की रात होगी। वहीं उत्तरी ध्रुव पर मतलब पर सूर्य की प्रकाश रोशनी प्राप्त हो रही है, मतलब तिरछी किरणें प्राप्त होंगी सूर्य की रोशनी के, इसलिए वहाँ पे 6 महीने दिन प्राप्त होता है। और इस स्थिति को हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। और जिसकी अब जस्ट अपोजिट जब रेखा कर्क रेखा पर पड़ती है सूर्य की किरणें, जैसे यहाँ पे पड़ती थी किरण रेखा इसके ऊपर, मतलब कर्क रेखा पर गिर रही होती थी, तो जो उत्तरी गोलार्ध था उसमें सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उस स्थिति में क्या था, उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु प्राप्त हो रही थी। तो ये था 21 जून को सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर प्राप्त होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, भारतीय उत्तरी गोलार्ध में। तो उस दिन हमारे भी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और जैसे भी घूमती हुई पृथ्वी परिक्रमण करती हुई वापसी इस डायरेक्शन में आते हैं, तो पुनः सूर्य की किरणें इस पर अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, सूर्य की किरणें पुनः किस पर विषुवत रेखा पर लंबवत गिरेंगे। इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, और ये जो दिन होगा वो होगा 23 सितंबर का। 23 सितंबर को घूमती हुई वापसी आ जाएगी, जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी किस पे, विषुवत रेखा पे, वापसी से विषुवत रेखा पे प्राप्त होंगी। तो नीचे बनेगा वसंत, ऊपर बनेगा विषु। जहाँ पे वसंत और विषु मतलब क्या होता है, इसमें दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो ये कंडीशन से फिर से पुनः घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो वापसी से सूर्य के जैसे जिस कंडीशन में हमने भेजा था वापसी इसी स्थिति में प्राप्त हो जाती है। मतलब 365 दिन और 6 घंटे पूरे लग जाते हैं इन सारे प्रोसेस में। तो ये ओवरऑल हमारी हमने जाना कि जब पृथ्वी की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो क्या, जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो क्या कंडीशन रहती है, पृथ्वी तो ऐसे झुकी हुई होगी, लेकिन जब कर्क रेखा पर गिरेंगी तो क्या रहने वाला है। जब लंबवत रेखा पर मतलब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो विश्व और वसंतों की प्राप्ति होगी। जबकि जब मकर रेखा पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा जैसे घूमते हुए पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है और सन को ऐसे, इस पे देखो ये सन है। अब जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूमती हुई ऐसे घूमती तो घूर्णन भी करती रहेगी और परिक्रमण करेगी। तो इस कंडीशन में तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है मकर रेखा पर, इधर से घूम के इधर आ जाएगी तो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा, और इधर से घूम के ऐसे आएगी, क्योंकि जो अक्ष पर झुकी हुई है ऐसे कैसे, तो जो सूर्य की प्रकाश होगा, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, तो कर्क रेखा पर प्राप्त होगा डायरेक्ट, और ऐसे घूमती हुई ऐसे साइड में आ जाएगी तो पुनः फिर विषुवत रेखा के लंबवत, और एक साथ पूरा करके ये वापसी एक परिक्रमण पूरा कर लेगी। ये कंडीशन थी कि विषु कब बनते हैं। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी हमारे यहाँ पे, और जब मकर रेखा पर लंबवत जैसे 22 दिसंबर के टाइम पे तो हमारे यहाँ पे सर्द ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। और जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है जैसे 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर, उस दिन पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, ना ज़्यादा सर्दी होगी ना गर्मी, इसमें विषुव प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा, और आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं, लौटते हैं हमारे टॉपिक पे। मतलब एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा, हमारी तरफ से हमने बेस्ट करने की कोशिश की। तो अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बुक में क्या दे रखा है वो इसकी एक्सप्लेनेशन और समझ सकते हैं, ताकि लिखने में और अच्छी हमारी वैल्यू बन पाए। जैसे हमने 21 जून को क्या होता है, जब सूर्य, हमने देखा था कि सूर्य क्या कर्क रेखा के जस्ट लंबवत गिरता है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें। तो उस टाइम क्या होता है, कर्क रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनमें अधिक उष्मा होती है, टेम्परेचर अधिक होता है। और जबकि ध्रुवों पर किरणें तिरछी प्राप्त होंगी सूर्य की, तो उन पर जो टेम्परेचर कम प्राप्त होता है। और जब उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसमें भी एक वो है, मतलब जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो जैसे दोबारा से देखोगे तो ये देखो, जब सूर्य किरणें यहाँ कर्क रेखा पर पड़ेंगी, यहाँ कर्क रेखा पर यदि सूर्य किरणें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं ध्रुवों पर भी थोड़ा प्रकाश जाएगा। इसलिए उत्तरी ध्रुव जो होगा वहाँ 6 महीने मतलब रोशनी होगी, रोशनी मतलब उसको 6 महीने दिन बोलते हैं, ध्रुवों का दिन बोलते हैं। वहाँ पे 6 महीने के लगभग दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर। जबकि जो दक्षिण ध्रुव होगा नीचे प्रकाश पड़ रहा होगा, उत्तरी ध्रुव पे प्रकाश पड़ रहा होगा, जैसे कर्क रेखा पर गिरेगा तो प्रकाश पड़ रहा होगा उत्तरी ध्रुव के आसपास, जबकि दक्षिण ध्रुव बिल्कुल अंधेरा, मतलब उसको 6 महीने रात, ध्रुवों की रात बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव पे रात हो जाती है।
और 21 जून होती है ना, मतलब जब वो दिन होता है 21 जून, जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और सबसे लंबा दिन, और उसी दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसको हम उत्तर अयनांत बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पे गिरेंगी, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है और सूर्य की किरणें पड़ेंगी मकर रेखा पर। मकर रेखा पर पड़ेंगी, जो विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा पर पड़ेंगी सूर्य की किरणें। तो मकर रेखा पड़ेंगे तो मकर रेखा पर टेम्परेचर अधिक होगा, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी दोनों ध्रुवों की कंपेरिजन करें तो जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा दक्षिण ध्रुव पास में पड़ेगा सूर्य के, तो वहाँ पे दिन रहेगा, मतलब जो 6 महीने वहाँ पे उष्मा प्राप्त होगी सूर्य की उत्तरी ध्रुव के कंपेरिजन में। तो वहाँ पे 6 महीने का दिन रहेगा, और जो उत्तरी गोलार्ध रहेगा वहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो वहाँ 6 महीने रात रहेगी अत्यधिक ठंडी के साथ। और जब करक रेखा मकर रेखा पर जब सूरज लंबवत पड़ता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो वो दिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिण ध्रुव पर नहीं, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात। लेकिन जो जस्ट अपोजिट देखेंगे तो वो 22 दिसंबर को जो कर्क रेखा होगी, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वहाँ सबसे लंबी रात होगी, मतलब सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होगा। तो ये इसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत बोलते हैं। इसके अलावा जो ऋतुएं होती है, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था और एक बार देख लेते हैं। जो 21 मार्च और 23 मार्च को क्या स्थिति रहती है, 21 और 23 मार्च को देखा है हमने, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में सूर्य ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसको विषुव बोलते हैं। विषुव ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब जैसे जब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु जस्ट अपोजिट। जबकि 21 मार्च की बात करेंगे तो 21 मार्च में उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, वसंत ऋतु होगी 21 मार्च को, और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के काल में दिन व रात एवं ऋतुओं को मतलब घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब क्या है स्पेसिफिक, मतलब जैसे जब सूर्य पृथ्वी, जैसे ये सन मानते हैं, ये सन है, ये सन, ये टॉप है जो सन है, इस सन के ऐसे इधर से घूर्णन करती हुई जैसे इस साइड में आएगी जस्ट सामने, तो ऐसे झुकी हुई तो है ही, जो सूर्य की किरणें प्राप्त होंगी उस डायरेक्ट इस जगह पे प्राप्त होंगी, मतलब विषुवत रेखा के लंबवत प्राप्त होंगी, विषुवत रेखा के लंबवत प्राप्त होंगी। ऐसे ही जब ऐसे दीर्घवर्ताकार घूमती हुई ऐसे पीछे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी तो ऐसे कैसे घूमती हुई जो सूर्य की किरणें प्राप्त होंगी वो प्राप्त होंगी मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर लंबवत, मतलब आपको दिख नहीं रहा, तो इसको इसमें पढ़ो, ये मकर रेखा पर लंबवत होंगे, क्योंकि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य है, सूर्य से सामने वाले के लिए मकर रेखा पर पड़ेंगे, इस मकर रेखा पर। और जैसे इधर से घूमती हुई इस साइड में आ जाएगी तो फिर से सूर्य की किरणें कहाँ पे, विषुवत रेखा पर लंबवत प्राप्त होंगी। विषुवत रेखा पर लंबवत प्राप्त होती हैं तो इससे विषु और वसंत बनते हैं, विषु और वसंत बनते हैं। विषु विषु तब बनता है जब उत्तरी गोलार्ध में तो विषु बनता है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट में समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, और जो हमने एक्सपेरिमेंट टाइप में जो किया है, जो पृथ्वी गतियों के समझने की कोशिश की अपने तरफ से, जो छोटा मोटा प्रयास किया है, उससे शायद आपको गतियाँ अच्छे से याद हो पाएंगी। तो मिलते हैं किसी जो नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य एक्सपेरिमेंट के साथ, मतलब कुछ अच्छा सीखते हैं। लोग साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट, हम ज्योग्राफी के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास जो उपलब्ध हैं उससे कोशिश करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।